एक लड़की अपने घर से दिल्ली जाने के उद्देश्य से हावड़ा जंक्शन पर पहुंच जाती है और हावड़ा जंक्शन से उसका ट्रेन होता है। हावड़ा जंक्शन में वह ट्रेन आती है और वहां से फिर उसको दिल्ली जाना होता है, क्योंकि वह एक स्पेशल ट्रेन थी जिसको पकड़ के उस लड़की को दिल्ली जाना था। वह जाकर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर वेट करने लगती है, ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है। और भी यात्री, हज़ारों यात्री उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जिसको कि उसी ट्रेन को पकड़ के दिल्ली जाना होता है। इसी बीच उस लड़की के ऊपर एक लड़के का नज़र पड़ता है और वो लड़की वहाँ पर बैठी थी और उस लड़की को देख के वो लड़का धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, यह सोच के कि आखिर इस लड़की के बारे में थोड़ा मैं जान सकूं। इस लड़की के साथ कौन जा रहा है, यह कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, यहाँ पर यह काफ़ी देर से मायूस क्यों बैठी है। वो लड़का वहाँ से उस लड़की के नज़दीक पहुँच जाता है, ये जानने के उद्देश्य से कि इस लड़की के साथ कौन है, ये लड़की कहाँ जा रही है, या फिर यूँ कहें कि उस लड़की के साथ रात बिताने के उद्देश्य से वह लड़का उस लड़की के पास पहुँच जाता है। इसी बीच जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली थी वह आके हावड़ा जंक्शन पर लग जाती है। वह लड़की वहां से अपना बैग उठाती है और वह स्लीपर कोच की ओर जाने लगती है। उसको स्लीपर कोच की ओर जाता देख वह लड़का भी उसके पीछे पीछे हो जाता है और इसके बाद जिस स्लीपर बोगी में वह लड़की एंटर होती है उसी स्लीपर बोगी में वह लड़का भी पीछे पीछे एंटर कर जाता है। अब आखिर उस लड़के का उद्देश्य क्या था, उस लड़की के पीछे पीछे जाना या फिर उस लड़की के बोगी में ही जाना, यह हम आगे कहानी में बताएंगे। यकीन मानिए यह घटना पूरी तरह से आपको झकझोर देगी। यह घटना आपके दिल को छू के निकल जाएगी। यूपी बरेली के रहने वाले संदीप की शादी वेस्ट बंगाल की एक लड़की चांदनी के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के महज 2 साल बाद ही इन दोनों का तलाक हो जाता है। 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया होता है और अगर शादी की बात करें तो टोटल शादी के 10 साल बीत जाता है। और उसके बाद की यह घटना है। वह लड़की उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जो कि दिल्ली जा रही थी और वह लड़का जो कि उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ एक रात बिताने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ कौन जा रहा है इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था। वह लड़का उसका तलाकशुदा पति था। जब वह लड़की निर्धारित कोच में निर्धारित जगह पर जाकर बैठने की कोशिश करती है, इसी बीच वह लड़का भी धीरे धीरे पीछे से पहुंच जाता है और वह बीच में खड़ा होकर देखने लगता है इस लड़की के साथ या फिर तलाकशुदा जो उसकी पत्नी है उसके साथ आखिर कौन है और यह चांदनी कहाँ जाएगी। तमाम तरह के सवाल तलाकशुदा जो उसका पति संदीप होता है उसके मन में आने लगता है। कुछ यात्री आते हैं जो कि उस सीट पर बैठने की कोशिश करते हैं जो कि पहले से ही चांदनी के लिए रिजर्व था। तो जैसे ही कोई भी यात्री आके उस सीट पर बैठने की कोशिश करता है, चांदनी उसको साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, नहीं, यह सीट मेरा है, मैं यहाँ पे किसी को बैठने नहीं दे सकती। इसी बीच में कुछ लोग और भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 2 स्टेशन बाद उतर जाना है। कुछ लोग यह कहते हैं कि 2 घंटे में मैं उतर जाऊंगा। इस बात पे साफ साफ चांदनी मना कर देती है और बोलती है कि ये सीट मेरा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर में सोने जाऊंगी। ये सभी चीज़ें हो रही थी तभी संदीप दूर से खड़ा इस सारी हरकत को देख रहा था। जैसे ही ट्रेन खुलती है संदीप भी धीरे धीरे उसी सीट पर जाकर बैठने की कोशिश करता है और अपना बैग निकाल के उस सीट पर रखने की कोशिश करता है और सीट पर रख देता है। जैसे ही उस सीट पर बैग रखता है चांदनी मना करती है और बोलती है, यहाँ से बैग हटाओ, यह सीट मेरा है, मैं यहाँ किसी को नहीं बैठने दूंगी। इस बात पर संदीप बोलता है, थोड़ी देर में 1-2 स्टेशन के बाद मैं उतर जाऊंगा क्योंकि मेरा सीट मुझे मिल नहीं पाया है। बाकी अभी कौन सा आपके सोने का टाइम हो रहा है मैडम। जैसे ही चांदनी संदीप को पलट के देखती है तो शौक रह जाती है और आंखों ही आंखों में इशारा करती है कि बैठ जाओ। संदीप अपना बैग वहां पर रखता है और बैठ जाता है। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कई सारे सवाल थे, लेकिन दोनों में से कोई भी यह बात बोलने के लिए तैयार नहीं था। पहले कौन बोलेगा। वो लोग
इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ना तो चांदनी बोलती है और ना ही संदीप बोलता है। लेकिन जब ट्रेन वहाँ से खुलती है, इसी बीच संदीप चांदनी से बोलता है कि दिल्ली कब से रह रही हो चांदनी? चांदनी बोली, मैं पहली बार जा रही हूँ। फिर संदीप बोलता है, दिल्ली इलाज करवाने जा रही हो क्या? इस बात पर चांदनी कहती है कि मैं क्यों इलाज कराने जाऊँगी? मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या प्रॉब्लम है जो मैं इलाज करवाऊँगी? तो इस बात पर फिर संदीप कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जो भी यात्री आकर तुम्हारे सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, उनको तुम बोलती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे लगा कि हो सकता है तुम इलाज करवाने दिल्ली जा रही होगी। तो वो बोली कि नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होगा जो मैं इलाज कराने जाऊंगी। थोड़ी देर दोनों शांत रहते हैं। इसके बाद चांदनी पूछती है संदीप से कि आप कहाँ जा रहे हो? इस बात पर संदीप कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं पर मैं सेटल हो गया हूँ। मुझे कुछ काम था, उस काम के ही सिलसिले में मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। तब तक खाने का टाइम हो जाता है। सभी यात्री जो भी अपने घर से खाने के लिए कुछ लेकर गए होते हैं, वह निकाल के खाने लगते हैं। इस बीच ट्रेन में रेलवे का जो कैटरिंग वाला होता है, वह भी आ जाता है, जिसको जो सहूलियत होता है अपने अकॉर्डिंग वो लोग खरीदते हैं और खाने लगते हैं। चांदनी संदीप से बोलती है कि आप घर से कुछ खाने के लिए नहीं लाए हो क्या? तो फिर इस बात पर संदीप बोलता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ, लेकिन अगर तुम लाई हो तो तुम खा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। चांदनी अपने टिफ़िन से, जिसमें कि 2 रोटी था और आलू का भुजिया था, वो दोनों निकालती है और उसके बाद बोलती है, मेरे पास 2 रोटी है, चाहो तो इसमें से एक तुम भी ले सकते हो। तो संदीप बोलता है, तुम्हारे पास 2 रोटी है और उसमें से अगर तुम मुझे दे दोगी तो ना तो मेरा पेट भरेगा और ना तुम्हारा ही पेट भरेगा। उसी बीच एक बिरयानी बेचने वाला आता है और संदीप उससे 2 प्लेट बिरयानी लेता है और दोनों मिलके बिरयानी खाते हैं और हाथ धोते हैं। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। इस बीच चांदनी अपने बैग से एक ऊनी शॉल निकाली और एक कंबल निकाली। कंबल को नीचे बिछाई और शॉल निकाल के अपने तन को ढक ली। ट्रेन अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। इसी बीच चांदनी कुछ बोलना चाह रही थी, वह बोल नहीं पा रही थी। कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन वह पूछ नहीं पा रही थी। सेम संदीप की भी वही स्थिति थी, पर संदीप भी कुछ नहीं पूछना चाह रहा था, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मतलब दोनों की स्थिति कहीं ना कहीं सेम थी। ठंड जब अपना प्रकोप दिखाने लगता है, ठंड में ठिठुरता देख चांदनी बोलती है कि आप कुछ घर से ओढ़ने के लिए नहीं लाए हो क्या? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि संदीप का जो रिजर्वेशन था वह एक एसी कोच में था। इस वजह से जब वह घर से निकला तो कुछ लेके अपने लिए वहां पर नहीं गया था, क्योंकि एसी कोच में हर कुछ मिलता है, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने घर से कुछ लेकर नहीं गया था संदीप। फिर उसकी पत्नी वहाँ पर मिल गई थी, तो वह किसके साथ रह रही है, उसका लाइफ पार्टनर कौन है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इन सारे बातों को जानने के लिए, या फिर यूँ कहें कि दिल्ली तक का यात्रा अपने तलाकशुदा पत्नी के साथ बिताने के लिए वह पीछे पीछे उसके ही सीट में चला जाता है और एसी में जो उसका टिकट होता है वो एसी में ही नहीं जाकर स्लीपर की यात्रा अपने पत्नी के साथ कर रहा होता है। तो उसके पास कुछ नहीं था ओढ़ने के लिए, तो वह मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब उसको ठंड लगने लगती है तो फिर चांदनी के पास जो ब्लैंकेट था वो ब्लैंकेट उसके पैरों पर रख देती है और बोलती है, थोड़ा सा आप भी कवर कर लो और मैं भी कवर कर लेती हूँ और हम लोग इसी में एडजस्ट करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और अगर नहीं ओढ़ेंगे तो सर्दी लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी। इस बात पर संदीप बोलता है कि नहीं, मुझे सर्दी नहीं लगती है। ठंड के दिनों में हमारी किसी से लड़ाई हो गई थी और जब लड़ाई हुई उसी समय से मुझे ठंड नहीं लगती। दरअसल मामला यह था कि जब हम दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहे थे, मतलब उन 2 सालों के दौरान, शादी का जो स्टार्टिंग का 2 साल इन दोनों का साथ में बीता था, उन 2 सालों के दौरान एक बार रजाई के लिए पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हो रहा था।
संदीप अपनी ओर रजाई खींच रहा था और चांदनी अपनी ओर रजाई खींच रही थी। यह खींचातानी के बीच में जब चांदनी को लगा कि शायद वह कंबल या फिर रजाई अपनी ओर नहीं खींच पाएगी तो वह बाहर चली जाती है और वहां से जाकर पानी लाकर रजाई पर डाल देती है और इसके बाद पूरी रात उन दोनों को बिना ब्लैंकेट के, बिना रजाई के गुजारना पड़ता है। और यह बात जैसे ही संदीप बोलता है तो वह हंसने लगती है और इस बात पर बोलती है कि कहीं ना कहीं उसमें भी शायद आपकी ही गलती रही होगी। तो फिर संदीप बोलता है, उसमें मेरी क्या गलती रहेगी, रजाई के लिए लड़ तुम रही थी, लड़ाई जब खत्म हो गया उसके बाद तुम लाकर पानी डाल दी ना, तुम्हारे पास वो ब्लैंकेट गया ना मेरे पास आया और हम लोगों को रात भर ठिठुरना पड़ा था। दोनों अतीत की यादों में खो जाते हैं। 2 साल के बीच जो भी इन लोगों के बीच एक अच्छा पल बीता था, उन पल को याद करके दोनों भावुक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चांदनी पूछती है कि दिल्ली में तुम क्या करते हो? दिल्ली में मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं बहुत शराब पीता था, बहुत ज़्यादा, और शराब पीने की वजह से जो भी चीज़ें हो रही थी सब लोग हमें अलग दृष्टि से देख रहे थे। माँ पिताजी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे इस हरकत से वो लोग भी परेशान हो गए थे। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो लोग बीमार होते गए और जब बीमार हुए तो पहले तो पिताजी चले गए और इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद माँ भी सदमे को नहीं झेल पाई, माँ भी गुजर गई और बहन छोटी जो थी उसकी मैं शादी कर दिया हूँ, वह अपने घर में रहती है। तो मैं अकेला था और समाज से हमें लोग बहुत अलग दृष्टि से देखते थे क्योंकि सबको लगता था कि मेरे शराब पीने की वजह से ही हमारे पिताजी मेरे पास नहीं हैं, हमारी माँ हमारे पास नहीं है, तो इन सब का जिम्मेदार शायद मैं था। इन बातों को मैं झेल नहीं पाया और मैं वहाँ से निकल गया और अब मैं शराब नहीं पीता हूँ क्योंकि शराब पीने की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो मैं शराब छोड़ दिया हूँ। जैसे ही ये बात चांदनी सुनती है वो बोलती है, तुम और शराब नहीं पीते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सूरज पूर्व से पश्चिम में उगना प्रारंभ कर दे, धरती और आसमान दोनों शायद एक हो जाएं, ये सब कुछ संभव है। मतलब दुनिया का हर असंभव काम संभव हो सकता है, लेकिन तुम शराब पीना छोड़ दो, यह हो ही नहीं सकता। इस बात पर संदीप बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ। तो वह बोलती, आप मेरी कसम क्यों खा रहे हो, मैं कौन हूँ जो आप मेरी कसम खा रहे हो? तब वह बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं अपने मरे हुए माँ की कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने पूरी तरह से शराब छोड़ दिया है। जैसे ही वह अपने माँ की कसम खाया, चांदनी को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, क्योंकि शराब ही एक वजह था जिस वजह से इन दोनों के बीच तलाक हो गया था। खैर, सफ़र आगे बढ़ रहा था। सफ़र आगे बढ़ते रहने के दौरान दोनों आगे चले जा रहे थे। तमाम तरह की बातें होने लगती है। चांदनी बोलती है कि चलो ठीक है, आपने शराब छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, मुझे खुशी हुई है जान के कि आपने शराब छोड़ दिया और मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि आने वाले समय में शराब से दूर ही रहें, क्योंकि मैं शुरू से यह चाहती थी कि आप अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाकी मैं भले ही आपके लाइफ में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं आपकी कुशलता हमेशा चाहती थी और आज भी चाहती हूं। आपने शादी नहीं किया। तो संदीप बोलता है कि पहाड़ सा जिंदगी है, अकेले समय व्यतीत नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे शादी करनी चाहिए। कोई अच्छी सी लड़की अगर मिल जाएगी तो मैं भी शादी कर लूँगा। आप बताओ कि आपने शादी क्यों नहीं की? फिर चांदनी कहती है कि मैं शादी के ही सिलसिले में जा रही हूँ। हमारी एक फ्रेंड रहती है जिसका नाम किरण है, वो दिल्ली में ही रहती है और वहाँ पर वह हमको बुलाई है और वो बोली है कि जिस कंपनी में वह काम करती है वहाँ पर ही कोई एक लड़का है जिसका खुद का कंपनी है, तो मैं वहीं जा रही हूँ और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्दी 1-2 महीने के अंदर शादी भी कर लूँगी। जैसे ही यह बात सुनता है संदीप को शौक लग जाता है, क्योंकि संदीप यह चाह रहा था कि किसी न किसी तरह वह लड़की फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मेरी लाइफ में आ जाए। वह कोशिश कर रहा था, हालांकि वह बोल नहीं पा रहा था। रात के लगभग 2-2:30 बज चुके थे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में किसी तरह लुढ़क के सोए हुए थे। ठंड भी अपना प्रकोप दिखा रहा था। जब ज़्यादा ठंड लगने लगा तो चांदनी
संदीप से बोलती है कि संदीप, ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है, रुको मैं एक काम करती हूँ। वो अपने बैग से एक मफलर निकाल के संदीप को देती है और बोलती है कि लो, इसको बांध लो। अब जब आप बांध लोगे ना तो थोड़ा सा ठंड कम लगेगा। इसके बाद वो मफलर संदीप बांध लेता है। उसके बाद फिर ट्रेन तो निरंतर अपने गति से आगे चल ही रही थी। जब ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, जब उतरने का समय होता है तो दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात करना चाह रहे थे। शायद चांदनी भी चाह रही थी संदीप के पास आना दोबारा से, और संदीप भी चाह रहा था कि चांदनी हमारे पास आ जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा वजह था शराब की, अगर बात करें तो शराब संदीप छोड़ दिया था और शराब की वजह से दोनों का तलाक हुआ था। और चांदनी भी चाहती थी कि अब हम फिर से संदीप को अपना लें, लेकिन यह सिर्फ दोनों एक दूसरे अपने अपने मन में ही चाहते थे। यह बात दोनों एक दूसरे से क्लियर बोल नहीं पा रहे थे, चाहे रीजन जो भी हो रहा हो। इसके बाद जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर रुकती है, दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद संदीप के पॉकेट में कुछ पैसा था, जो अपने पॉकेट से निकालता है और चांदनी को देने लगता है। चांदनी बोलती है कि मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, ये करना ठीक नहीं है। जब आप थे मेरे साथ तब थे, जब आप हमारे हस्बैंड थे तब थे, अब तो मेरे आप कोई नहीं है। एक अजनबी की तरह आप हमसे मिले हो। ठीक है, हम दोनों ने एक साथ रात गुजारा, हम लोग अपना खाना शेयर किए, खाना पीना खाते हुए एक अपनापन था, वह ट्रेन तक ही खत्म हो गया। अब आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाती हूँ। यह बात सुन के संदीप को लगा कि चांदनी यह बोलना तो नहीं चाह रही है, लेकिन जो यह बात बोली है ऊपर के मन से बोली है, इसके अंदर के मन में कुछ और ही चल रहा है। ठीक है, तुमको जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें जाकर छोड़ दूंगा। मुझे बताओ कि कहाँ जाना है, ये पैसा रख लो। लेकिन वो पैसा रखने से साफ साफ मना कर देती है। जब वह पैसा नहीं लेती है तो फिर संदीप अपने पॉकेट में रख लेता है। चांदनी बोलती है कि हमारी एक फ्रेंड है, वो आएगी और हमको लेकर जाएगी, मैं उसके रूम पर यहाँ से चली जाऊँगी, आप अपने रास्ते चले जाओ। संदीप वहाँ से निकल जाता है। तब तक किरण भी आ जाती है, चांदनी की जो फ्रेंड थी, जो चांदनी को बुलाई थी अपने पास। किरण भी वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। किरण पूछती है कि चांदनी, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो चांदनी बोली, नहीं यार, परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन जिससे हमारी 8 साल पहले तलाक हो चुकी थी, वह हमें ट्रेन में आने के ही दौरान हावड़ा जंक्शन पर ही मिल गया और हम दोनों साथ साथ ही आए, साथ साथ खाना खाएं, एक ही सीट पर हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सो के भी आए। देखो ना, मुझे अब संदीप के ऊपर दया आ रही है। तो इस बात पर किरण बोलती है, अब उसको मरने दो, अब दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। जब दया दिखाने की ज़रूरत थी तो वो तुम्हारी बात नहीं माना, तुम दोनों का तलाक हो गया, और फिर जब तुमसे मिला है वो आज, तो तुम दया दिखाने लगी, ये तो गलत बात है। इस पर चांदनी बोलती है कि नहीं यार, मुझे अपनापन सा लग रहा है, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि संदीप हमसे कुछ बोलने वाला था, वो बोल नहीं पा रहा था। बोलना तो मैं भी बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन मैं भी नहीं बोल पाई थी। तो किरण बोलती है, अरे छोड़ो उसको, अब मैं तुम्हें जहाँ लेकर जा रही हूँ ना, जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवाने जा रही हूँ, तुम एक बार मिलना उससे, तुम्हारा दिल खुश नहीं हो गया तो मुझे कहना, वैसे वैसे 1000 संदीप को तुम भूल जाओगी, आप चलो तो सही। इसके बाद चांदनी किरण के साथ उसके रूम पर चली जाती है और इधर संदीप भी अपने घर पर, अपने रूम पर वह भी पहुंच जाता है। अब बात दूसरे दिन की आती है। किरण जिस ऑफिस में काम कर रही थी वो एक जींस की फैक्ट्री था। उस जींस की फैक्ट्री में किरण रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और वो जींस का जो फैक्ट्री था वो संदीप का था और संदीप उस फैक्ट्री का मालिक था, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर उस कंपनी का वही था। फिर यूँ कहें कि वह कंपनी ही खुद संदीप ने खड़ा किया था। उस कंपनी में 40 से 50 स्टाफ काम कर रहे थे और उस कंपनी में ही रिसेप्शनिस्ट किरण काम करती थी और संदीप से ही वो बोली थी कि सर, अगर आपको शादी करना हो तो हमारी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, गरीब घर की है, कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है, आप चाहो तो मैं उसको बुला दूंगी। तो यह बात सुनकर संदीप उसको मना नहीं करता, बोलता है ठीक है बुलाओ,
मैं उससे एक बार बात करूँगा, मिलूँगा, देखूँगा और अगर जच गई तो सब कुछ ठीक ठाक लगा तो शादी तो मुझे करनी ही है। आज संदीप के कहने पर किरण चांदनी को दिल्ली बुलाई थी। 10 बजता है, संदीप आता है, अपने चेम्बर में जाता है और वहाँ पर बैठे रहता है। किरण भी चांदनी के साथ उस कंपनी में आ जाती है। संदीप अपने चेम्बर में बैठा रहता है। किरण रिसेप्शनिस्ट है, वह फ्रंट ऑफिस में काम करती है और चांदनी को लेकर कंपनी में आ जाती है। और इसके बाद संदीप को वहाँ एक लैंडलाइन फ़ोन होता है। उसी लैंडलाइन फ़ोन को उठा के संदीप को फ़ोन करती है और बोलती है, सर, जिस लड़की के बारे में मैं आपसे बताई थी वह लड़की आ चुकी है, आप मिल लीजिए ना, मिलना चाहेंगे आप उससे? इस बात पर संदीप बोलता है, क्यों नहीं, ज़रूर मिलना चाहूँगा, आप लेकर ऑफिस में आ जाओ। तो चांदनी और किरण आगे आगे, किरण और पीछे से चांदनी संदीप के उस ऑफिस में पहुंचते हैं जिस ऑफिस में संदीप एमडी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा होता है। इसके बाद संदीप से परमिशन लेने के बाद किरण उस ऑफिस में एंटर करती है और इसके बाद पीछे पीछे चांदनी भी एंटर करती है। जैसे ही संदीप चांदनी को देखता है वो अवाक रह जाता है। अरे चांदनी, आप यहाँ पर कैसे? फिर चांदनी पूछती है, आप यहाँ पर कैसे? मतलब दोनों एक सेकेंड के लिए एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं और चांदनी भी यह देख के आश्चर्य में पड़ जाती है। इसके बाद संदीप चांदनी को इशारा करता है, मतलब चुप रहिए, अभी कुछ भी नहीं बोलना है। संदीप किरण से बोलता है कि किरण, यह वही लड़की है, तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत अच्छी है लेकिन एज ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यह शादीशुदा है, तुम तो बोली थी कि वो कुंवारी है। इस बात पर किरण बोलती है, नहीं सर, मैं कसम से बोल रही हूँ ये कुंवारी है, आपको भरोसा नहीं है तो आप ही पूछ लीजिए। संदीप हंसने लगता है और बोलता है, अरे पागल, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि यह वही लड़की है, यह मेरी वही तलाकशुदा पत्नी है और मैं इसके साथ ही ट्रेन में कल आया हूँ। कहीं तुम मेरे बारे में भी तो यह नहीं बताई हो कि मैं भी कुंवारा हूँ, मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ। इस बात पर किरण बोलती है, नहीं सर, इतना भी मैं झूठ नहीं बोलती। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उसे आत्मग्लानि होने लगती है कि वो संदीप से झूठ बोली थी कि वो कुंवारी लड़की है जिसका मैं आपसे शादी करवा रही हूँ। इसके बाद संदीप सारी बात बताता है कि ये वही लड़की है जिससे हमारा 8 साल पहले तलाक हो चुका था। फिर वह चांदनी से बोलना प्रारंभ करता है कि चांदनी, अगर तुम चाहो तो तुम किसी से भी पता कर सकती हो, मैं शराब पीना छोड़ दिया हूँ, मैं अब शराब नहीं पीता हूँ। हमारे जितने यहाँ पे स्टाफ हैं सारे के सारे मेरे स्टाफ हैं, तुम अकेले जाओ और जाकर पूछना कि क्या मैं शराब पीता हूँ या फिर हमारा यहाँ का बिहेवियर क्या है, मैं कैसे रहता हूँ, हमारा दिनचर्या क्या है। मेरे बारे में अगर कोई भी एक भी बैड हैबिट बताएगा तो फिर तुम आके हमसे कहना। इस बात पे चांदनी बोलती है, मुझे अब किसी से कुछ भी पूछने की और किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ। गलती उस समय मेरी भी थी कि स्टार्टिंग का शादी का जब 2 साल हुआ तो मैं आपको समझने की कोशिश नहीं की। मैं अगर चाहती तो उस समय भी आप शराब छोड़ सकते थे, आपको अच्छे से समझ नहीं पाई और जल्दबाजी में मैंने अपना डिसीजन लिया कि मुझे तलाक लेना है और आपने भी इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी और हम दोनों का तलाक हो गया। लेकिन वो एक समय था, वो गुजर गया। अब मैं फिर से आपके साथ आपकी लाइफ में आना चाहती हूँ। और ये कह करके दोनों आपस में लिपट जाते हैं। एक समय निर्धारित होता है, उस समय में दोनों की शादी, कंपनी के जितने स्टाफ होते हैं उन सब की मौजूदगी में इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। बाकी इस घटना को सुनने का मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को आघात करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि यह बताना था, ये जताना था कि ये आप लोगों को एहसास कराना था कि आज के जो आधुनिक युग के लड़के और लड़कियां होती हैं, एक दूसरे को समय दिए बिना, एक दूसरे को जाने बिना जल्दबाजी में इस जजमेंट पर पहुंच जाते हैं। जब स्टार्टिंग में एक दूसरे को अगर समय दिया जाए तो कहीं ना कहीं यह रिश्ता बच सकता है, लेकिन वह रिश्ता बचने के बजाय तलाक तक जाकर पहुंच जाता है। इस सब में लड़का और लड़की दोनों की गलती होती है। प्रारंभ के दिनों में दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने की ज़रूरत होती है।
दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है, तब जाके कोई भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तब जाके आगे कोई भी रिश्ता चल सकता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है?